नई चाह, बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। ओ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे, दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सबकी है ये आवाज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटोमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटोमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने कल फीमेल के बारे में थोड़ा सा समझा था, आज हम थोड़ा सा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंडोक्राइन के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसकी हर प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। आपको मालूम है एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH निकलता है, आपको मालूम है प्रोलैक्टिन निकलता है। जब आप इनफर्टिलिटी का केस हैंडल करते हैं तब आप लोगों को बहुत ईमानदारी से हर प्रकार के प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना जरूरी होता है। कैसे इसका लिंक आप ढूंढ रहे हो, वो लिंक आपको ढूंढना जरूरी होता है। आप जब लिंक को यहाँ मैच करते हो तो आपको समझ में आता है S1 C1 A1 F1 R ये आप दे रहे हो, B आप दे रहे हो, कहाँ भेज रहे हो आप, है ना। जब आप प्रोटोकॉल तय करते हो तो यहाँ पर S2C2 नजर आ रहा, यहाँ पर S2C2 नजर आ रहा है ना, यहाँ पर S3C3 नजर आ रहा, यहाँ पर C70 नजर आ रहा। लेकिन जब किडनी की बात आती है तो ये तो ड्यूअल ऑर्गन है ना, ड्यूअल ऑर्गन है, इसका 2 काम है। अब दोनों काम अलग अलग होता है दोस्तों, याद रखना। ये किडनी है, किडनी से यूरेटर आया, ठीक है,
ठीक है। आप जब ये दोनों कैरेक्टर देख रहे हो, ये जो इतना पोर्शन होता है ये जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट यानी जेनाटल एज वेल एज यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों लेवल पर काम कर रहा है, इसलिए इसके प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसके प्रोटोकॉल डिपेंड करते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ये वर्क कैसे करेंगे। इसलिए हम लोगों का प्रोटोकॉल निश्चित करने का जो तरीका होता है, हम लोग जो स्पेशल प्रोटोकॉल फिलअप करते हैं वो यहाँ पर फिलअप करना होता है सेंसरी नर्व के माध्यम से। सेंसरी नर्व का यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलेशन होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उस पर S2C2 का रोल होता है, लेकिन याद रखिएगा जब प्रोस्टेट ग्लैंड का केवल स्वयं के फंक्शन गड़बड़ होता है, तो अगर इसका कहीं ना कहीं मेल सेक्सुअल ऑर्गन से, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है, तब यहां पर रोल S3C3 का होता है। याद रखना जब एडवांस केसेस में हाइपरट्रॉफी होती है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है, तब S3C3 का रोल है, लेकिन अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन गड़बड़ हो रहा है तो S2C2 का रोल है। याद रखना जब आगे की तरफ आते हैं, आगे अगर ब्लड सर्कुलेशन रिडक्शन हो रहा है, याद रखना दोस्तों जब मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात आती है S3L1B अल्टरनेट C3N1G, ज्यादातर डॉक्टर यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं, है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों S1 C1 A1 F1 L1 WE D4 S3 C3 Win1 G या RE S3 C3 L1 A1 F1 RE या B S2 C2 A1 F1 Win1 WE RE। ठीक है, अब आप प्रोटोकॉल्स देख लो, देयर में भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, है ना। अब मुझे बताओ जब ऑर्गन्स में आपने देखा कि प्रोस्टेट पे S2C2 काम करता है, पेनिस पर S3C3 का रोल है, ज्यादातर तो यही लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वेरिएशन हो गया। यहाँ ये क्यों दिया गया? अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग जगह काम करेंगे। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे अलग काम करेगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे अलग काम करेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा तो क्यों हो रहा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा तो क्यों हो रहा, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है, ज्यादा मैस्टरबेशन कर दिया तो वहां सेंसेशन बढ़ेगा या घटेगा, है ना। ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा, सेक्सुअल एक्ट के लिए जो यहाँ पेनिस का जो आकार होता है, ये यहाँ की जो मसल्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मसल्स में अगर ब्लड सप्लाई बढ़ गया तो क्या, घट गया तो क्या, सेंसेशन बढ़ गया तो क्या, घट गया तो क्या, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोटोकॉल चेंज होता है। अगर स्पर्म काउंट नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन था क्या, बचपन में इसको मम्स हुआ था, है ना। मम्स यानी पैरोटाइटिस अगर इसको हुआ था, मेस्टोडाइटिस अगर जैसी कंडीशन इसको हुई थी, तो डेफिनेटली अगर मम्स हुआ है तो वहां पर जो वो वायरस का जो इफेक्ट है, टेस्टिकुलर जो टेस्टिकल्स है जिस पर S2C2 का रोल होता है, वहां पर कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है वो फेल हो गया है ना। और प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फेल हो गया तो हम उसको कैसे बनाएं, कौन कौन सी मेडिसिन है, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। ये दोनों प्रोटोकॉल आपको पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, एज यूजुअल टेस्टिकल लेवल को स्टिमुलेट करने पड़ेगा, अर्थात स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। इनको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली प्रोटीन का सेवन आपको कराना है, यानी डाइट रिस्ट्रिक्शन कराना है। जब आप प्रोटीन्स का सेवन कराते जाएंगे, अमीनो एसिड्स का आप सेवन कराते जाएंगे, आप देखिएगा बहुत तेजी से स्पर्म काउंट यहां पर इस प्रोटोकॉल से बढ़ने लग जाएगा। ये बेसिक साइंस है। जब आप फिजियोलॉजिकल समझ रहे हो तो पैथोलॉजिकल भी समझना जरूरी है, एनाटॉमिकल भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम केवल और केवल एक ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन पर निर्धारित नहीं रह सकते, हमें कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो किसी को बार बार यूटीआई हो रहा है, क्यों हो रहा भाई, यूटीआई क्यों हो रहा है? चलो फीमेल हो तो हम मानते हैं कि उसका यूरिथ्रा बहुत छोटा होता है, लेकिन जो मेल होता है उसका यूरिथ्रा तो बहुत बड़ा होता है ना। तो यूरिथ्रा में यूटीआई क्यों हो रहा है? कई बार देखा जाता है मेल को यूटीआई ज्यादा होता है, लेकिन जब ओवरऑल देखा जाता है तो फीमेल में 70-30 का रेशियो होता है, 70 फीमेल 30 मेल यूटीआई के लेवल पर, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, क्योंकि यूरिथ्रा साइज छोटा होने से, ओपन एरिया होने से बहुत आसानी से ई कोलाई नामक बैक्टीरिया बहुत आसानी से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, इसलिए फीमेल में सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज होते हुए नजर आता है। तो दोस्तों जब ये रिलेशन देख रहे हो तो समझ में आ रहा, अगर आप केवल प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो किडनी के लेवल पर जो प्रोटोकॉल तय किया जाएगा S6 C6 C5 F1, याद रख लेना दोस्तों, S6 C6 C5 F1, ये 4 प्रोटोकॉल किडनी की हर समस्या को नॉर्मलाइज करने की मेनली फंक्शनल कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी फंक्शनल अगर कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो याद रखिएगा यहां से जुड़ा हुआ है, ये प्रोटोकॉल बहुत ही सॉलिड वर्क यहां पर करता है। यदि आप यूरेटर के लेवल पर जाते हो तो S2C2 का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है, सबसे बड़ा रोल है। जब आप यूरिनरी ब्लैडर पे जाते हो तो S2C2 का बहुत बड़ा रोल है, यूरिथ्रा पे जाते हो तो C17 का। ये आपको बताया गया है, शुरू से पढ़ते आ रहा हूं, शुरू से पढ़ते आ रहा हूं। आप देखो लिंक ढूंढना, है ना। अब आप मुझे बताओ यहां पर अगर हमने WE, G, B और Y अगर इन प्रोटोकॉल्स को ऐड किया तो क्या होगा, A3, F2 हमने ऐड किया तो क्या होगा, L2 हमने ऐड किया तो क्या होगा। दोस्तों अगर मान लो
नीचे से इन्फेक्शन हमेशा आती है, ऊपर से ब्लड के माध्यम से जो ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, यदि कोई दूसरे ऑर्गन में कोई डिसीज है तो ही किडनी में आएगी इंटरनल लेवल पर। लेकिन एक्सटर्नल लेवल पर यूटीआई के चांसेस सबसे ज्यादा यूरिथ्रा लेवल से होता है। यूरिथ्रा से आया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आया यूरेटर, यूरेटर से आया किडनी के लेवल पर। यानी यूटीआई होने का सबसे बड़ा चांसेस यहां से होता है, पेनिस के लेवल से आकर या फीमेल के यूरिथ्रा से लेकर वल्वो वेजाना के लेवल से लेकर किडनी की तरफ जाना, यानी लोअर टू अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। इसलिए यदि कोई यहां पर इंफ्लामेशन होता है तो S6, C6, C5, F1, YB, ठीक है, ये ऐड कर दीजिए। D5 या D6 में प्रोटोकॉल फ्रीक्वेंटली दीजिए, हर घंटे में यूटीआई ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी के साथ में बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही है तो C17 WEN1G अलग से दे दीजिए आप। ठीक है, D5 या D6 में आप देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यही चीज अगर मान लो किसी को रीनल फेलियर हो रहा है तो कई कारण होता है, किडनी में डैमेज हो सकता है, लीवर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके कारण ब्लड जो है गाढ़ा हो गया, उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई और गाढ़ा होने के कारण प्रॉपरली वहां पर नहीं आ रहा है ना। जी देवांगन सर, गुड आफ्टरनून। यहां पर नहीं आ रहा तो ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है कि किडनी कैसे वर्क कर रही है, लीवर कैसे वर्क कर रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे काम कर रही है, क्या वहां पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो डेफिनेटली आपको यहां पर समझने की जरूरत है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इंसुलिन का क्या काम है ना। आपको मालूम है आपकी बॉडी में इंसुलिन कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इंसुलिन को देख रहे हो, पूरी बॉडी में सेल के अंदर न्यूट्रिशन डालने का मेन काम इंसुलिन के पास है, लेकिन इंसुलिन वहां पर अंदर डाल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि चाबी में जंग लग गया, सेल ताला है ना, चाबी में जंग लग गया, प्रॉपर से आपके सेल में नहीं लग रही है, तो आप देख रहे हो कि ताला खुल ही नहीं रहा। अब जब ताला खुल नहीं रहा तो न्यूट्रिशन अंदर जाएगा नहीं, अंदर जाएगा नहीं तो कैसे वहां पर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, कैसे वर्क करेगा, है ना। किसी भी हद तक कोई भी फंक्शन यहाँ नॉर्मल नहीं होता है ना। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, है ना। हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, और इलेक्ट्रोलाइट्स दो जगह से सबसे ज्यादा एडजस्ट होता है। सबसे पहले जितने भी मिनरल्स होते हैं इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, तो पहला अगर कोई भी एब्जॉर्प्शन गड़बड़ है तो सबसे पहले आपको इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन को सही करना पड़ेगा। दूसरा, किडनी से रीयूटिलाइजेशन होता है उसका, जो किडनी में फिल्ट्रेशन के लेवल पर आता है तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हार्मोन्स, बाइकार्बोनेट, इनका रीयूटिलाइजेशन कौन करता है? आपकी रीनल ट्यूबल्स, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, यहीं से रीअब्सॉर्ब होता है। इसलिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए यहां पर याद रखना S6, C6, C5, F1, YB मिला दो, यूरेटैक पे काम कर जाएगा। RE मिला दो, स्पेशली यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। यदि यहाँ पर S6, C6, C5, F1, L2, Y मिला दिया, केवल Y, जो स्टोन बन रहा है वो रिलैक्स होकर बाहर निकल जाएगा, है ना। याद रखना, आपने मान लो कि यहाँ पर, अब यहाँ पर जो एक्चुअल में जो होता है, जैसे किडनी से बाहर निकला तो एक जंक्शन ये हुआ, उसके बाद जब अंदर घुसता है तो दूसरा जंक्शन ये हुआ, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर में जो प्रवेश कर रहा है यहां पर इस प्रकार से एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। तो ज्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि यहां पर जो यूरिनरी ट्रैक होता है यूरेटर के लेवल पर, ये दो जगह पर स्टोन सबसे ज्यादा फंसते हैं। ठीक है, अब अगर ये दो जगह पे स्टोन फंस रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या? सबसे पहले प्रोटोकॉल तो यही निर्धारित होती है कि स्टोन के लेवल पर अगर यहां पर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे बेटर प्रोटोकॉल होता है S2, A3, Y, है ना, S5, F2, G, है ना। याद रखना D5 में फ्रीक्वेंटली दिन में 6 बार से 8 बार। S5, F2, G मेन प्रोटोकॉल होता है D5 में, जो किसी भी प्रकार के स्टोन को तोड़ने की क्षमता रखता है। फ्रीक्वेंटली चला दीजिए हर घंटे पे स्टोन को तोड़ने के लिए, और रिलैक्स करके यहां से, अब आपको यूरेटर को रिलैक्स करना तो आपको S2 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर S2, A3Y या S2, C2, A3Y का आप उपयोग कराइए और D5 में चलाइए। आप देखिए, या फिर D6 में कर दीजिए, आप देखिए वहां पर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा यूरेटर, स्टोन बाहर निकल जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में आ गया तो दिक्कत ही नहीं है, आपको S2, C2, C17, WEN1B, यानी यहां से यूरिनरी ब्लैडर से फोर्स बढ़ाना है। जैसे ही फोर्स बढ़ाओगे बहुत तेजी के साथ यहां से बाहर निकल जाएगा, बहुत तेजी से निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ब्लीडिंग होती है, हिमेचूरिया हो जाता है ना, हिमेचूरिया होता है S6, A2, L1B। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, S6, C6, C5, F1, A2, L1B अगर आपने दे दिया, इसका D6 दे दिया, आप मान के चलो एक बार में पूर्ण रूप से, या फिर इसको क्या करिए, S6, A2, L1B दे दीजिए, C6 ऑर्गेनो बूस्टर या C5 ऑर्गेनो बूस्टर में से एक दे दीजिए, वो भी D6 में, ताकि हिमेचूरिया जिस कारण से हुआ, हिमेचूरिया होगा क्यों? जो कैपिलरीज है वो डायलेट हो गई, और डायलेट हो गई या कैपिलरी जो है तो बस्ट हो गई, है ना। बहुत ज्यादा फोर्स आया, प्रेशर आया, बस्ट हो गई, और वहां से ब्लड आ गया, उसको रीजनरेट करना है, वापस ठीक करना है। वहां पर दोस्तों S6, A2, L1B का बहुत बड़ा रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये टेबल प्रैक्टिस से जनरेट होता है दोस्तों, आप टेबल प्रैक्टिस से जनरेट करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत ही फास्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना S5, F2, G, D5,
H2A3Y-D5 बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है यहां से वहां तक वर्क करने के लेवल पर। मान लो आपको पेनिस में आकर जो है स्टोन अटक गया, क्या करोगे? बहुत सीवियर कंडीशन होती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है, पूरा यूरिन का फ्लो जो होता है बैक साइड में किडनी के लेवल पर आता है, किडनी डायलेटेड हो जाती है और गंदा यूरिन रुकने के कारण इन्फेक्शन होता है, बहुत ज्यादा डैमेज होता है ना। बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन वहां पर डेवलप होता है। यही कारण है यहाँ पर इस कंडीशन में फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीज कर सकते हो आप, या तो H6C17RE या H2C2C17 वेन 1B D4 में आप यहां पर दे दीजिए। बहुत तेजी के साथ यूरिन का फ्लो बढ़ेगा और यूरिन का फ्लो जितनी तेजी से बढ़ेगा आप देखिए वहां के सारी प्रॉब्लम वन बाय वन सबसाइड होते हुए नजर आ जाएगी। बहुत ही ब्रिलियंट अप्रोच टेबल प्रैक्टिस में आपको यहां पर देखने को मिलती है। ये अकॉर्डिंग टू कॉज होता है, आप कॉज के अकॉर्डिंग यहां पर ट्रीटमेंट कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज होती है जब आप किसी भी मेटाबॉलिस्ट को बाहर निकाल रहे हो तो कौन निकाल रहा है? किडनी निकाल रही है ना। फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है? किडनी कर रही है ना। तो आपकी बॉडी को अगर आपको प्यूरिफाई रखना है तो कौन करेगा? किडनी करेगा, है ना। इसलिए किडनी पे ध्यान देना शुरू करिए। किडनी आपकी लाइफ सेविंग, लाइफ प्रोटेक्टिंग यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंडोजेनिक एक्टिविटी सबको नियंत्रित करता है। आपकी बॉडी में आरबीसी का बनना, प्लेटलेट का बनना सब किडनी के ऊपर निर्भर करता है। आप किडनी को स्टिमुलेट करते जाइए, किडनी को ताकत देते जाइए, आप देखिए आपकी पूरी बॉडी इतनी सॉलिड वर्क करेगी कि कभी भी थकेगी नहीं। अगर थकेगी तो एक बार में जाएगी, लेकिन आप बीमारियों के लेवल पर नहीं जाएंगे। आज के समय में आप देखो टॉक्सिसिटी ज्यादा हो रही है, सारे लोग तली गली चीजें ज्यादा खा रहे हैं। कार्बन एटम सिंगल में एक रहता है, लेकिन वही तेल में 10 बार आप किसी चीज को तलोगे कार्बन एटम एक के कई ब्रांचेस निकल जाएगी। आप एक को बहुत आसानी से पचा सकते हो, लेकिन जब एटम्स वहां पर डबल हो जाए, ये कार्बन एटम है लेकिन यहां पर कार्बन एटम के ब्रांचेस निकल आए, इसको पचाने में आसानी होगी बजाय इसको पचाने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स यहां से जनरेट होती है। आप जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को फिल्टर करना चाहते हो, किडनी को फिल्टर करना पड़ेगा, किडनी को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। जितना किडनी को प्यूरिफाई करोगे उतनी तेजी के साथ में आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नजर आएगा। इसलिए यहां हमने बनाया मल्टीविटामिन 1 और 2 जो आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को न्यूट्रलाइज करता है। और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो मल्टीविटामिन 1 है वो स्पेशल लीवर और किडनी का ऐसा प्रोटोकॉल है जो दोनों को स्टिमुलेट करता है। लीवर एज यूजुअल साइमल्टेनियसली किडनी दोनों को स्टिमुलेट करता है। और दोनों आपको पता है आपके जो बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती है तो दो प्रोसेस नॉर्मल चलती है मेटाबॉलिज्म के लेवल पर, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, है ना। कैटाबॉलिज्म में मतलब जितने भी आपके बॉडी में सब्सटेंसेस आ रहे हैं उनको तोड़कर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जितने भी एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में आएंगे वो सारे पदार्थ का उपयोग, सारे सब्सटेंसेस का उपयोग आपकी बॉडी के लिए किया जाता है, आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, ग्रोथ के लेवल पर किया जाता है। इसीलिए ये मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाइपर हो गई तो गड़बड़, हाइपो हो गई तो गड़बड़। इसीलिए याद रखना, कई पेशेंट आपके पास आते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लेवल पर बोलते हैं साहब हमें तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हमारी हथेलियों में गर्मी, हमारे तलवों में गर्मी, है ना। आप प्रोटोकॉल खेलते हैं। आपको क्लियर इंडिकेशन आज दे के बोल रहा हूं, कभी भी ऐसी कंडीशन में आपको प्रोटोकॉल ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, है ना। दूसरा पेशेंट आकर बोलता है नहीं साहब मुझे तो ठंड सहन ही नहीं होती, है ना। घर में सब बोलते हैं अरे साहब इसको तो ठंड सहन ही नहीं हो रही। जानते हो क्यों नहीं ठंड सहन हो रही उसको, है ना। एक में मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो है, दूसरे में मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट है ना। किसमें फास्ट है और किसमें स्लो है, आप दो डिसीज को बहुत आसानी से पहचान जाओगे, एक हाइपरथायराइडिज्म को, एक हाइपोथायराइडिज्म को। याद रखना, जिसमें बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस हो जाता है, बीएमआर स्लो हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, आप मान के चलिए खाना नहीं पचेगा, ओबेसिटी पे जाएगा, ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, उसको बहुत ज्यादा कोल्ड, थोड़ा सा भी आपने पंखा चालू कर लिया ठंड लग जाएगा। एसी में गए तो बिल्कुल आप मान के चलो उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। यानी ये हाइपोथायराइडिज्म से रूल हुआ है, अर्थात सीधा रूल आउट करिए कि इसका बीएमआर बहुत स्लो है। आप बीएमआर बढ़ा दीजिए, अर्थात यहां पर डाइजेशन को बढ़ा दीजिए, डाइजेशन को बढ़ा दीजिए, स्टिमुलेट करना है, आरी का उपयोग कीजिए आप, है ना। S2C15 आरी, S10C10 वर्वन-Y, ये दो प्रोटोकॉल चला दीजिए D4 के लेवल पर, देखिए स्लास नाइट में चला दीजिए, आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस ओके हो जाएगा, आपका पेशेंट बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो कहता है कि साहब मुझे तो बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है हथेलियों में, तलवे में, बॉडी में, पेट में बहुत ज्यादा, याद रखिएगा कैल्शियम बहुत कम है ना। आपको कैल्शियम यूटिलाइजेशन देना है, सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन प्लस C4 आप उसको देना चालू करिए। साथ में आपको याद रखना है यहां उल्टा हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत ज्यादा हो रही है, बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है, बहुत ज्यादा हीट बन रहा है, अर्थात बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना। अब जब बीएमआर बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस कर दीजिए आप, जैसे जैसे बैलेंस करते जाएंगे आपका पेशेंट ठीक होता चला जाएगा, है ना। यानी हाइपरथायराइडिज्म हो गया। आप ऐसी कंडीशन में जहां वहां S2C15 आरी दे रहे थे या S2C15B कर दीजिए, S2C10L1F1B कर दीजिए, D5 में न्यूट्रल कर दीजिए। आपको ना हाइपर करना है ना हाइपो करना, आपको न्यूट्रल करना है, आप न्यूट्रल कर दीजिए।
जैसे न्यूट्रल करेंगे D5 के लेवल पर, आपका पूरा हाइपर जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और बर्निंग ऑटोमेटिक जाएगी। एकाएक बर्निंग नहीं जाती है दोस्तों, याद रख लेना। अब अगर डायबिटीज हुआ तो उदाहरण सबसे बढ़िया है, डायबिटीज हुआ तो क्या बोलता है, मुझे तो बर्निंग बहुत हो रहा है ना। न्यूरोलॉजिकल आप कहते हो ना, इसको तो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है, आप कहते हो ना इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई, नहीं साहब इसको तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है ना। आपको ये चीज वहां पर बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है, ठीक है। किडनी के लेवल पर एक विटामिन का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको नजर आएगा दोस्तों, जब आप टेबल प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। यहां पर आपको याद रखना विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो होता है स्पेशली इपिथेलियल सेल्स के लिए बहुत नेसेसरी होता है। हर जगह पर जहां पर इपिथेलियल सेल्स होता है, आजकल देखो आप इपिथेलियल सेल्स सार्कोमा कार्सिनोमा कितने निकल रहे, स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा कितने निकल रहे हैं, आपने कभी गौर किया है? आप केवल विटामिन को वहां प्रोवाइड करा दीजिए, देखिए मैक्सिमम प्रोसेस रिड्यूस हो जाएगी, है ना। हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, है ना। याद रखना विटामिन ए अगर कम हुआ तो सारी इपिथेलियल सेल्स रफ हो जाती है, और रफ होकर क्या होता है, रगड़ करके वहां से निकलती है। ये सबसे बड़ा कारण होता है स्टोन निर्माण का, ग्रेन्युलोमेटस ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने का, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई अगर इस प्रकार का ट्यूमर डेवलप होता है तो ये सेल्स वहां जाके कलेक्ट हो जाती है ना। रफ सेल्स इपिथेलियल सेल उखड़ती है और उखड़ के उस पर्टिकुलर जगह कलेक्ट हो गई तो उसके चारों तरफ क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन, ग्रेन्युलोमेटस स्टोन का फॉर्मेशन। ऐसे ही होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर ही नहीं निकल रहा, वहीं रुक गया, उसके चारों तरफ सब वेस्ट मटेरियल जुड़ गया, कड़क हो गया, स्टोन बना दिया। यही तो स्टोन बनता है, ऐसे ही तो बनता है। आपको करना क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को ओके कर दीजिए, देखिए खुल के सारा प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, है ना। एक साधारण सी प्रोसेसेस हैं जिनके माध्यम से आप नेफ्राइटिस, आप सिस्टाइटिस क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का ठीक हो जाना, यूरिनरी ब्लैडर में से ब्लीडिंग होना, यूरिनरी ब्लैडर में बर्निंग होना, ये कॉमन रूप से सिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। नेफ्राइटिस क्या होता है, नेफ्रॉन जो जादुई छन्ना जो ग्लोमेरुलस होता है, वहां पर दो प्रकार के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, एक जस्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना। जस्टा ग्लोमेरुलर 15%, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो सबसे ज्यादा 85%। आपने रिपोर्ट देखी होगी ना किडनी की, कॉर्टिकल सिस्ट, है ना। कॉर्टिकल सिस्ट नाम सुना है ना आपने, क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का ज्यादातर काम कॉर्टिकल लेवल पर होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पर, है ना। और इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन के लेवल पर, यूरिन के फॉर्मेशन के लेवल पर। अगर यहां पर कोई ब्लॉकेजेस होगा जब भी तो सिस्ट बन रहा है, और सिस्ट को दूर करना बहुत ईजी है, मैंने इसीलिए आपको बताया 6C5F1। अगर आप दूरदर्शी हैं, सालों से इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू आर द बेस्ट, आप इन चीजों को अपना लीजिएगा। आपको यहाँ केवल बी ऐड करना है, आप देख लीजिएगा कॉर्टिकल सिस्ट कैसे गायब होती है ना। आपको यहाँ पर स्पेशल कोई भी सिस्ट का नाम आता है ना, C2 Ven1G, है ना। आपको याद हो मैंने एक फार्मूला बताया था स्पेशल वर्ड्स के लेवल पर, A2 S2 C2 Ven1, ठीक है, L1, ये 30 पोटेंसी में, इसमें आप G ऐड कर दीजिए। और कॉर्टिकल सिस्ट के लेवल पर कोई भी बॉडी की सिस्ट हो, आपकी बॉडी पे कोई भी सिस्ट हो, A2 S2 C4 L1 Ven1 G C2, ये काफी है मेडिसिन, आपको कुछ नहीं करना। C2 A2 S2 C4 L1 Ven1 G, ये सब 30 पोटेंसी में, ये D4 में, ठीक है। 27 ml इनका रेशियो लो, सब इक्वल क्वांटिटी में, और 3 ml G मिला लो D4 से, ये बैच तैयार हो गया। MMP ग्लोबल्स बना लो। आप क्या करो, 30 ml आपने बनाया, 300 ग्राम ग्लोबल्स ले लो। पहले दिन आपने इसका 10 ml डालना है, एक बार ऊपर नीचे करके रख दो बंद करके, 3 दिन की गैप दो, चौथे दिन फिर इसमें से 10 ml उसमें डालना है, फिर एक बार कॉर्क बंद करके ऊपर नीचे करो रख दो, फिर 3 दिन की गैप देकर फिर एक बार आप डाल दो 10 ml जो बचा हुआ। ये MMP ग्लोबल्स तैयार हो गया, इसका नाम डाल दो सिस्ट बूस्टर ड्रॉप, ठीक है। सिस्ट बूस्टर MMP ग्लोबल्स, आप कितना कमा सकते हो, है। मेरा एक मित्र है डॉक्टर राधेश्याम कुमरावत, हमारे जितने देवांगन सर जो जुड़े हैं हमारे आज सीनियर डॉक्टर्स, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इसी प्रकार के उल्टे सीधे फार्मूले को प्रूव करता है। वो कहता है सर इस 30 ग्राम ने मेरी इनोवा कार खरीद के दे दी मुझे, है ना। ये मजाक नहीं है, वो 5 साल से इस फार्मूले को यूज कर रहा है। केवल 2 ग्लोबल्स को 1 गिलास पानी में डाल के बोलता है दिन भर में हर घंटे में जब पानी पियो हल्का कुनकुना 1 कप पानी 1 चम्मच ये डाल के पी जाओ, ऊपर से 1 गिलास ठंडा पानी पी जाओ। ये कंटिन्यू ये करवाता है दिन भर, ठीक है। और सिंगल मेडिसिन देता है, कोई भी सिस्ट हो ये सिंगल मेडिसिन, इस MMP ग्लोबल से जादू करता है वो। और हजारों पेशेंट की लिस्ट है दोस्तों उसके पास, उसने हजारों पेशेंट को ठीक किया है ना। ये हमारे कुछ ऐसे मतलब फैमिली मेंबर्स हैं जो इसी प्रकार के व्यवहार करते हैं, टॉप क्लास रेमेडीज के लेवल पर काम करते हैं और गोल्डन रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस में दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग ज्यादा फार्मूले पे बिलीव नहीं करते, लेकिन मेडिसिन ज्यादा जरूर हम लोग वहां पर प्रोवाइड कराते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेडिसिन। कुछ लोग ये कहते हैं यार ये तो सभी डलवा देता है ना। अकॉर्डिंग टू कॉज मेडिसिन काम करती है दोस्तों। आज के समय में पेशेंट 6-7 फार्मूले पसंद नहीं करेगा,
मना कर देगा आपको, आप देख लेना देकर, 1-2 महीने बाद नहीं आया, अरे यार बहुत सारी मेडिसिन कब लूं, जॉब वाले तो खास नहीं लेंगे, मजबूरी है हमारी, हम नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है। लेकिन जब देते हैं पेशेंट खुद बोलता है यार 2 गोली में इतनी ताकत है तो ये अगर मेरे को 5-7 दे रहा था तो ले लेना चाहिए, बाद में बोलता है ना, बाद में बोलता है नहीं साहब मजा आ गया, गजब के रिजल्ट आप मिले, है ना। ये सारी चीजें हमें टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रही है, हम आपको बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, आपको ये सीखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, है ना, सब यही सोचते हैं कि हमें स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास ये लेवल को करेक्ट किया जाए। कोई भी स्प्लीनोमेगाली हो, कोई भी पेनक्रेटाइटिस हो, आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से ऑर्गन्स की फिलॉसफी है, उस ऑर्गन की फिलॉसफी में हमारी जितनी भी मैटरा मेडिकाज हैं, आपने जिन्होंने पढ़ी है, आप सभी में देखेंगे तो वहां पर एक साथ प्रोटोकॉल लगभग एक जैसे दिए गए, और वो सारे के सारे प्रोटोकॉल इस लेवल पर दिए गए हैं कि वहां पर क्लियर इंडिकेशन दिया गया है कि ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर पर S2C2 काम करती है। आप ये S2C2 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, है ना। लेकिन आपको मालूम है जब भी कोई फंक्शनल और स्ट्रक्चरल मेडिसिन को ऐड किया जाता है तो वहां पर मिडिलमैन डालना जरूरी है, अर्थात आपको मिडिलमैन और स्टिमुलेटर मेडिसिन, नर्वाइन मेडिसिन डालना जरूरी है। इसके बाद में आपको ब्लड सर्कुलेशन की मेडिसिन डालना जरूरी है ना। इसके बाद में आपको खास तौर से जो सेल वहां पर प्रिपेयर करनी है, सेल को रिपेयर करना है, वो मेडिसिन C1 और WEB को डालना जरूरी है दोस्तों। ये प्रोटोकॉल जब निर्धारित होता है, ये प्रोटोकॉल जब निर्धारित होता है, इसका स्पेशल काम आपकी टेबल प्रैक्टिस में जो देखने को मिलता है दोस्तों, वो स्पेशली आपके पूरे फंक्शनल प्रोसेस से जुड़ा होता है ना। अब फंक्शनल प्रोसेस कैसे होती है, आप क्या समझना चाहते हो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं उसको देखिए दोस्तों। आप, ये लीवर है, ये यहां गॉल ब्लैडर है, ये आपकी हेपेटिक सिस्ट है, ये यहां पर आया, ये जनरल हमारा कोऑर्डिनेशन है ना। अब कोऑर्डिनेशन है तो आपको याद रखना है स्प्लीन कैसा, यहां पर आप याद रखिएगा, लाइट थोड़ी सी बंद हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लीवर, ये गॉल ब्लैडर, लीवर अपना जितना भी बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। जब भी आप कुछ न्यूट्रिशन लेते हो, खाना लेते हो, यहां से ये पर्टिकुलर गॉल ब्लैडर से होता हुआ पेनक्रियास से जो जूस होता हुआ आपके एम्पुला वेटर के माध्यम से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लगातार गिरता रहता है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट पहलू होता है, और इंपॉर्टेंट पहलू होने के कारण दोस्तों जब कभी भी यहां पर फंक्शन आपको नजर आएगा, आपको बहुत सारी चीजें देखना है। आपको ये देखना है कि यहां पर जब इंटेस्टाइन के इस लेवल पर आया तो C10 L1 वर्वन बहुत बड़ा सपोर्टिव होगा। पूरे डाइजेशन के लेवल पर C10 L1 वर्वन सबसे बड़ा सपोर्टिव होता है दोस्तों। यानी यहां पर इनके जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अगर गड़बड़ होती है तो सबसे बड़ा फंक्शन आपको जो यहां पर देखने को मिलेगा वो पर्टिकुलर इससे जुड़ा हुआ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब पेनक्रियास का फंक्शन है तो पेनक्रियास पे दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है S10 S2 C2 F1, ये पेनक्रेटिक मेडिसिन है तो यहां पर स्प्लीन पे हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गन्स है सब होलो मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ठीक है, होलो मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन्स, इसलिए ये सब यहां पर इस श्रेणी में आते हैं।
टेबल प्रैक्टिस में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपको समझना है, लाइट थोड़ी बंद चालू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है, इसलिए आपकी टेबल प्रैक्टिस में आप केवल ऑर्गन्स की मेडिसिन याद रखिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट कह रहा है साहब मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है, अब स्टोन देखिए आप यहां पर है या यहां पर है ना, यहां पर है या यहां पर है, कहां पर है स्टोन, है ना। याद रखना दोस्तों, स्टोन की प्रेजेंस के ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। यदि लीवर के लेवल पर है, उसके जस्ट पास में अटका हुआ है, तो यहां पर आपको लीवर की मेडिसिन और इंटेस्टाइन की मेडिसिन साथ में देना पड़ेगा। अगर यहां पर है तो स्पेशल याद रखना दोस्तों, गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन होकर ब्लॉक कर रहा है, इस ब्लॉकिंग को दूर करने के लिए पॉजिटिव मेडिसिन देना पड़ेगी। याद रखना, इस ब्लॉकिंग को दूर करने के लिए पॉजिटिव मेडिसिन देना पड़ेगी, और इस स्टोन को तोड़ने के लिए S2C2F1 को 200 डाइल्यूशन में देना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, यहां पर S2C2F1 200, ठीक है, S2S5F1 A3 RE, यहां पर दोस्तों D5 या फिर केवल S2 RE दे दो आप, है ना, S2 RE D5 में दे दो, और यहां पर S5F1 WE, है ना, इसमें A3 को ऐड कर दो, ये आप यहां पर D5 दे दो, A2 S5 C5 F2 WR2 WE D4 में हॉट कंप्रेस करा दो। ये प्रोटोकॉल ऐसे बनता है अकॉर्डिंग टू सिम्टोमोलॉजी। जो पेशेंट आपको सिम्टम बता रहा है कि भाई मुझे ये डिसीज है, ऑर्गन की मेडिसिन केवल याद करिए आप, आपके दिमाग में मेमोराइज होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल ये मेडिसिन इस ऑर्गन पे काम करती है, एनाटॉमिकल ये मेडिसिन इस ऑर्गन पे काम करती है, बाकी का कोई मकसद नहीं। F1 जोड़ना है, आपको मालूम है, ये न्यूरोलॉजिकल है, ये नर्व को एनर्जी देता है, ये किसी भी ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, आपको मालूम है। यहां से कोई चीज ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, मतलब L1 जरूर काम करेगा, है ना। L1 यहाँ पर मिडिल मैन का काम करता है, यानी ले जाना और लाना। अगर कोई ऑर्गन वहां पर ले जा रहा है, ला रहा है, वो L1 काम करेगा। अब वो आपको जोड़ना है, लिंक जोड़ना है, आपको ब्लड सर्कुलेशन की तरफ जोड़ना है या ब्लड सर्कुलेशन से जोड़ना है, अर्थात A1 A2, है ना। A1 क्या करेगा, वहां सर्कुलेशन ले जाएगा उस ऑर्गन की तरफ, A2 क्या करेगा, उस ऑर्गन से सर्कुलेशन को बाहर ले जाएगा। तब यहां पर क्या रोल होगा, है ना, यही चीज आपको समझने की है। यहां A2 का बहुत बड़ा रोल होगा, है ना। यानी दूसरा प्रोटोकॉल जब बनाएंगे, A2 को ऐड करना है, F1 को ऐड करना है, WE को ऐड करना है, वो भी D5 या D6 में ऐड करना है, ताकि वहां से मटेरियल बाहर निकले, है ना। और यहां पर बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा वाई का, है ना। गॉल ब्लैडर स्टोन में वाई चिलिडोनियमाइसिस के लेवल पर बहुत ही ब्रिलियंट वर्क करती है दोस्तों, जो हर प्रकार के स्टिमुलेटरी इफेक्ट देती है, रिलैक्स का काम करती है। यानी यहां पर इसको रिलैक्स करना है तो आपको वाई का प्रयोग करना है ना। इसलिए यहां पर जब ये इस पर्टिकुलर ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर में आएगा तो यहां पर वाई का बहुत बड़ा रोल होगा। तो जो D4 में आप दोगे यहां पर इस गॉल ब्लैडर स्टोन के लेवल पर, उसमें वाई जरूर ऐड करना, ताकि ये रिलैक्स हो और वहां से बाहर निकल जाए, ठीक है। याद रखना, स्पाज्म होता है, स्पाज्म दूर करने के लिए वर्बन ऐड करना पड़ेगा। वर्बन वाई एंटी स्पाज्मोटिक होती है। आपने यहां पर एक स्पाज्मोटिक ड्रॉप का फार्मूला होता है S5F1, अर्थात इसको हम लोग S9 बोलते हैं, है ना, WR2 YB, ये सबसे बेस्ट फार्मूला होता है पेन किलर। S5F1 WR2 YB, जो इसके जो पेन होते हैं, जो इसका पेन होता है, उसको तुरंत सबसाइड करता है, तुरंत दूर करने का काम करता है। अगर आपने YB ऐड कर दिया ना, तो यहां पर एक तो सर्कुलेशन बढ़ेगा और दूसरा डायलेटेशन होगा, है ना। इस एरिया को डायलेट करेगा। किस एरिया को डायलेट करेगा, जहां पर S5F1 है, अर्थात ये लीवर पे आया, लीवर से जुड़ा हुआ ये जो बिलियस सर्कुलेशन हो रहा है, इस बिलियस सर्कुलेशन को WR2 है। WR1 बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तेज काम करता है, लेकिन WR2 बहुत सॉफ्ट होता है, और न्यूरोलॉजिकल लेवल पर सबसे ज्यादा, डीप के लेवल पर, गहराई के लेवल पर सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आपको यहां पर F1 करेंगे तो बहुत तेजी से स्टिमुलेशन करेगा। तो ऑलरेडी आप S2C2F1 200 में दे ही रहे हो गॉल ब्लैडर स्टोन में, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको S5F1 WR2 YB का अगर प्रयोग करेंगे तो ये पेन जो होता है बहुत तेजी के साथ सबसाइड होता है। बस याद रखना, D5 में देना है, न्यूट्रल करना है आपको, है ना। अगर आप D4 में दोगे एकाएक बंद हो जाएगा, लेकिन रिगेन होगा, वापस होगा, पेशेंट फिर परेशान होगा। आप D5 में दे दीजिए, न्यूट्रल हो जाएगा, जरूरत नहीं रिवर्स करने की, आपको बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स होगा। ये कंटिन्यू आप वहां पर दोस्तों प्रोटोकॉल को दे सकते हो। इसीलिए यही प्रोटोकॉल अगर स्प्लीनोमेगेली हुआ तो, है ना, अगर किसी का स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो गया, आप देखते हो बहुत सारी फीवर कंडीशन में, बहुत सारी फीवर की कंडीशन आती है, आप देखते हो इन्फेक्शन हुआ, ब्लड से हुआ, लीवर से हुआ, कहीं से भी हुआ, स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोहिपेटोमेगेली हो गया, लीवर के ड्रॉप में S2 का सपोर्ट कर दीजिए, और लीवर का ड्रॉप S5F1, है ना, S5F1 A3W दे दीजिए D5 में। ये बहुत ब्रिलियंटली वहां पर नजर आता है ना। कोई भी एब्डोमेन पेन इसमें बिल्कुल सही हो सर आप, ये जो एब्डोमेन पेन होता है बहुत ब्रिलियंट काम करता है। लेकिन एब्डोमेन पेन में एक बार आप इसको भी यूज करके देखिएगा, A2 S10 C10 F2
WY स्प्रे D4 का आप पूरे एब्डोमेन पे स्प्रे कर दीजिए। एब्डोमेन का कौन सा पेन होता है आप देख लीजिएगा। मैं 3 प्रकार के स्प्रे बताता हूं। ये 3 प्रकार का स्प्रे D4 में बना के रखना पड़ते हैं। कभी भी आपको अगर थॉरेक्स से आपके अम्बिलिकल कार्ड से ऊपर के लेवल आया पहला स्प्रे, अम्बिलिकल कार्ड से आपके यूरिनेट ब्लैडर तक आया दूसरा स्प्रे, तीसरा आपके यूरिनेट ब्लैडर से नीचे यानी गायनिक रीजन का स्प्रे, ये 3 स्प्रे होते हैं। ये अगर आप बना लेंगे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पेन आप बंद नहीं कर सको। इमीडिएट पेन बंद करते हैं। इवन मैंने अभी सर्विकल कैंसर के लेवल पर एक स्प्रे बनाकर सर्विक्स लेवल पर स्प्रे कराया और साथ में वहां पर डाउच कराया, है ना। जो पेन मॉडर्न साइंस का कॉन्ट्रामाल नहीं कर पाया, डॉटिन बंद नहीं कर पाया, हमारे डाउच ने विदिन 24 आवर्स पेन बंद कर दिया। यानी लेडीज बोले, स्पष्ट बोला, या तो मुझे पॉइजन कोई भी पेस्टिसाइड दे दो, मैं भी खा के मरना चाहूंगी, या ये इंजेक्शन से मुझे छुटकारा लगाओ। क्योंकि इंजेक्शन लगाने के बाद में भी पेन हो रहा है, लेकिन दर्द जो कैंसर का हो रहा बहुत सीवियर हो रहा। तब मैंने उन्हें समझाया कि आपको ये करना है, आप कर सकते हो। बोले करूंगे भैया, क्या करूं, मरे नहीं तो क्या करूं। ज्यादा एज नहीं थी, 39 ईयर्स की लेडी थी, अभी कंटिन्यू ट्रीटमेंट में है। सर्वाइकल कैंसर मैक्सिमम 35% रिड्यूस हो गया है। दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं सर्वाइकल कैंसर रिलीफ नहीं करता है, कभी भी जल्दी क्योर नहीं होता है। वो एरिया ऐसा होता है जहां से कंटिन्यू सिक्रेशन होता रहता है, इसलिए वहां पर लगातार बर्निंग की स्पेस होती रहती है। लेकिन जब हम एक चीज के पीछे ठान के चलते हैं, उसकी पूरी फिलॉसफी समझ के चलते हैं, हमें कोई ज्यादा वहां पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा पेशेंट बिल्कुल ओके कंडीशन में रहता है, हम बहुत तेजी के साथ में इस पेशेंट को रिकवरी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये दोनों लेवल आपने समझ में आया। यहाँ पर लीवर के ऊपर जो कंप्रेस होता है A2 S5 C5 F2W का बहुत ब्रिलियंटली, है ना, यहाँ पर बहुत ब्रिलियंटली आपको समझ में आती है, बहुत तेजी के साथ में यहाँ पर क्योर होती है। 100% क्यूरिटी की कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद है। गॉल ब्लैडर स्टोन जब किसी को एक बार हो जाता है तो सबसे पहली चीज होती है फंक्शन समझिए आप, है ना। अगर आपने फिलोसॉफी पढ़ी होती तो आप क्वेश्चन नहीं करते मैम। ये जो लीवर के लेवल से जो आ रहा है, ये जो ब्लॉक होता है, तो पित्त क्या करता है, बाइल जूस क्या करता है, लीवर से आया, पेंक्रियास से पेनक्रेटिक जूस आया, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस आया, ये क्या करता है, ये तीनों जूस मिलकर आपके एसिड कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। आपकी बॉडी में नेचुरली कोलेस्ट्रॉल बनता है, लेकिन आप जब बाहर से बहुत कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, चिपटी चीजें खा रहे हो, उसको पचाने के लिए जब गॉल ब्लैडर स्टोन हो तो पित्त नहीं है ना। जो बिलियस जूस है बिल्कुल ना के बराबर है। पेनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस इतनी अच्छी पाचन शक्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे, आपको इंडाइजेशन होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, ठीक है। इसलिए वो होता है, आप देखो आपको जीआरडी का लेवल डेवलप हो जाएगा, फैटी लीवर डेवलप हो जाएगा, है ना। ये उस कारण से हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी उसको पचा नहीं पा रही है। अब आपकी बॉडी में रुक रहा है तो कहीं ना कहीं तो जमा होगा, आपके लीवर में सबसे पहले होगा, है ना। लीवर में जमा होगा, आप देखो फैटी लीवर हो गया आपको, है ना। अगर दूसरी बॉडी में देखो एब्डोमेन निकल आया आपको, है ना। याद रखना, सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में यदि किसी चीज का वर्क होता है तो सोडियम पंप, कैल्शियम पंप, पोटेशियम पंप। मैं आपको बोलूं, आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोटेशियम होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोटेशियम। कितने लोग जानते हो आप, है ना। जब मिनरलाइजेशन की बात होती है, बायोलॉजिकल की बात होती है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक में मिनरल्स जो सबसे कम होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। और हमारे होम्योपैथ में डॉक्टर शुस्लर ने ही ये साइंस को प्रतिपादित किया था, है ना। और यही कारण है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी इसी साइंस को बहुत ज्यादा डीप में स्टडी कर दिया गया मॉलिक्यूलर थेरेपी के आधार पर। यानी हम जितना नेगेटिव जाते हैं उतनी क्यूरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप देखो गॉल ब्लैडर स्टोन में हम H2C2 F1 पे चले गए, है ना, तोड़ देगा दोस्तों, है ना। आप यहाँ पर इसी प्रोटोकॉल को आप जो लीवर के ड्रॉप के साथ आप चला रहे हो, आप D4 में भी चला सकते हो, D5 में भी चला सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये स्पेशल वहां पर काम करेगा। और जब ऐसी कंडीशन में इंडाइजेशन होता है, क्लियर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि डी आपका जो जनरल टॉनिक है या S1 है, आप D4 में ले लो, बिफोर मील, S10 को आफ्टर मील, लास्ट नाइट में। लेकिन ये S5 F1/2Y भी है, ये स्पेशली गैसेस को भी दूर करता है, एसिडिटी को भी दूर करता है, पेन को भी दूर करता है, एब्डोमिनल कॉलिक को भी दूर करता है। इसलिए यहाँ पर सबसे स्ट्रांग फ्रेमवर्क D5 में इस प्रोटोकॉल का होता है। ये सभी काम करता है, यहां से लेकर यहां तक के पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। इसलिए वहां गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन का जो लेवल है, केवल S1 S10 स्लास का सपोर्ट कर दीजिए, ये काफी है। आपकी एसिड लेवल पर गैस केयर कंडीशन को भी ठीक कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करिए ये चीज आपको समझ में आई, है ना। अगली बात करते हैं, सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से आती है, नोज के लेवल पर, ठीक है। नोज के लेवल पर सारे पेशेंट क्या होते हैं ना, सबसे ज्यादा हमारे डॉक्टर आते हुए भी दूसरों से पूछ के कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें कभी कंफ्यूजन रखना नहीं माइंड में। नोज सबसे ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। आपके घर में क्या बन रहा है, या आप किसी एरिया में से गुजर रहे हो, या आप कहीं पे गए हो, बफेट है आज तो टॉप क्लास, चले यार अभी खाना नहीं खाते, पहले चल उधर स्टॉल पे चलते हैं, नाक स्मेल लेना शुरू करती है। आपके घर में कुछ पकवान बन रहे हैं, नाक स्मेल लेना चालू करती है। तो भाई खाना तो वहां बन रहा है,
उबल रहा है, भाप बन रही है, और भाप में आप देख रहे हो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एयर में उड़ के आ रहे हैं, है ना, वो मॉलिक्यूल्स आपकी नोज वहां पर अडॉप्ट कर रही है। तो आप सोच लीजिए आपकी नोज कितना बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है। मानते हैं कि नहीं मानते आप? जब नोज आपका इतना सेंसिटिव ऑर्गन है, नोज इतना स्ट्राइकली काम कर रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि नोज के ऊपर कौन कौन सी मेडिसिन सबसे बेस्ट काम करती है ना। याद रखना दोस्तों, आपको केवल प्रोटोकॉल तय करते आना चाहिए, चाहे डिसीज साइनोसाइटिस की हो, चाहे नेजल पॉलिप की हो, चाहे राइनाइटिस की हो, चाहे एपिस्टेक्सिस की हो, आपको प्रोटोकॉल तय करते आना चाहिए, है ना। सारे प्रोटोकॉल आपको यही मिलते हैं। जब नोज पे जाओगे C1 C5 ये दो मेडिसिन कभी मत भूलना। C1 क्योंकि यहां का सेल की जो शुरुआत होती है C1 फर्स्ट स्टेज से होती है ना, याद रखना। दूसरा स्टिमुलेटरी मेडिसिन नर्वाइन F1, तीसरा मिडलमैन, चौथा ब्लड सर्कुलेशन A3। ठीक है, ये बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है, साथ में W, B और G। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोटोकॉल होता है नोज के लेवल पर, है ना। अगर आपको एनाटॉमिकली इंप्रूवमेंट देना है तो C1 C5 F1 L1 काफी है दोस्तों। अगर C1 C5 F1 L1 को आप किसी भी लेवल पर B से दोगे तो जितना भी एब्नॉर्मलिटी मास बने हुए रिड्यूस हो जाएंगे। G दोगे तो वहां पर अगर किसी भी प्रकार का पस पॉइंट आ रहा है, कोई भी बहुत ज्यादा सिक्रेशन आ रहा है, सूख जाएगा, है ना। और अगर यहां पर W दिया बैलेंस हो जाएगा। इसलिए ये नोज के लेवल पर बहुत ब्रिलियंट काम करता है, याद रख लेना दोस्तों। इसीलिए जो हमने नेबुलाइजर बताया था आपको C5 P1 F1 W बताया था, यहां पर सबसे कम W है, सबसे कम क्वांटिटी में W है, और ये इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, इसीलिए इसका रिजल्ट हमको बहुत फास्ट मिलता है ना। तो जब कभी आपको नेजल पॉलिप नजर आता है, आपका प्रोटोकॉल A2 S2 C5 BIN1 G के रूप में ज्यादातर डॉक्टर नेगेटिव में करते हैं, है ना। मैं कहता हूं दोस्तों, यहां पर नोज के लेवल पर यदि कोई एनाटॉमिकल डिफॉल्ट होता है तो आप केवल RS बेस स्मेल करा दीजिएगा, है ना। ये RS बेस स्मेल करा दीजिएगा, या फिर केवल G 5 ml RS में D1 से 5 ड्रॉप G की डालिएगा और कॉटन के टुकड़े पर 5 बूंद डालकर स्मेल करा दीजिएगा। या आपके पास नेबुलाइजर मशीन है ना, रोज 30 रुपए का, उसको बुलाइए, रोज आइए मेरे पास क्लिनिक में, है ना। 3 ml नॉर्मल सेलाइन और 5 ड्रॉप G आप डाल दीजिए और उसको नेबुलाइज कर दीजिए। कुछ दिनों के बाद नेजल पॉलिप को ढूंढते फिरेगा वो, यार कहाँ गायब हो गया नेजल पॉलिप, है ना। याद रखना दोस्तों, केवल स्मेल में रिजल्ट ले लीजिए। हमारे यस सर ने मैसेज कर दिया इतनी देर में, केवल स्मेल का रिजल्ट ले लीजिए आप D4 RS बेस पर, आपको जादू नजर आएगा कि यार ये क्या हो गया, है ना। यही नेजल सेप्टम बड़ा हो, नेजल पॉलिप हो, एक साइड की नोज बंद हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आरी को पॉइंट नंबर 3 पे लगाए, G को स्मेल कराए, आरी को पॉइंट नंबर 3 पे लगाए, G को स्मेल कराए। अगर आपको लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है, पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा है, B को लेफ्ट साइड पर स्प्रे कर दीजिए हार्ट के लेवल पर। आपको आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर पेशेंट बिल्कुल ये बोलेगा, यार मुझे तो अभी पाल्पिटेशन हार्ट की रेट बढ़ी हुई थी, अभी कहाँ गई, है ना। सारा सबसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि डिसीज का सिम्टम आप कहाँ देख रहे हो, है ना। एपिस्टेक्सिस हो रहा, बहुत नाक से ब्लड आ रहा, है ना। कई लोग क्या करते हैं, बी को कॉटन में डुबा, नाक में पैक कर दिया। भाई प्रॉब्लम तो अंदर से है, आप नाक से ब्लड को बंद कर रहे हो, बाकी क्या कर रहे हो आप, है ना। याद रखना मेरी बात को, बी ब्लीडिंग बंद करने के लिए पॉजिटिव में बहुत अच्छी है, आप उसको नेगेटिव मत कीजिए। पॉजिटिव में ब्लीडिंग बंद करने के लिए बहुत अच्छी है, जितनी भी एक्टिव ब्लीडिंग होती है जो सामने से होकर निकलती है उसके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, नेगेटिव ब्लीडिंग होगी तो आपको नेगेटिव करना पड़ेगा, याद रखना। यानी पैसिव ब्लीडिंग, आपको पता नहीं चल रहा, मेलिना हो गया, आप नेगेटिव कर दो, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएंगे, सॉलिड रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ज्यादा समय वेट नहीं करना पड़ता, पेशेंट खुद बोलता है। अगर किसी को वर्टिगो आ रहा है, चक्कर आ रहा है, कभी फेल नहीं होता है दोस्तों। S11 A3 W को D6 में दे दो और A1 का 10th डायल्यूशन दे दो। ठीक है, किसी भी प्रकार का चक्कर हो, नाक, आंख और कान के बीच इंबैलेंस होने से चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, A1 का 10th डायल्यूशन उसकी मास्टर रेमेडी है। लेकिन वेगस नर्व सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालती है, इसलिए S11 A3 W दे दीजिए, वो भी D6 में, ये बैलेंस कर देगा। और जब बैलेंस होगा तो वर्टिगो, ये वर्टिगो पे भी काम करती है, एंटी वॉमिटिंग भी होती है। और अगर इसमें C15 ऐड कर दो तो दुनिया की कोई भी वॉमिटिंग D6 के लेवल पर ठीक हो जाती है। ठीक है, तो एक एक मेडिसिन का क्राइटेरिया समझने के लिए फिलोसॉफी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी समझना नेसेसरी है, बहुत जरूरत है दोस्तों। हर कोई नहीं समझता इस चीज को, है ना। ये चीज आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है दोस्तों। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके, अभी मान लो कोई एलर्जी का केस आया, S1 C1 A1 F1 WER1 P1 P3, है ना। ये थर्ड डायल्यूशन, ये सबसे बेस्ट डायल्यूशन होता है दोस्तों। S1 C1 A1 F1 WER1 P1 P3 सबसे बेस्ट मेडिसिन है दोस्तों। मैंने इससे, हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे पूछ लीजिएगा, इस मेडिसिन के बेस्ट से उन्होंने कितने एलर्जी के पेशेंट ठीक किए, है ना। जब यहां पर Y ऐड कर दो, किसी भी प्रकार का एलर्जी का पेशेंट ठीक हो जाता है, कोई भी एलर्जी का पेशेंट।
ठीक है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ा। यदि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ा होगा तब आपको P3 या P4 का यूज करना है। यदि लंग्स में कोई प्रॉब्लम्स है उसके कारण, अगर मान लो ट्यूबरकुलोसिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकिक्टाइसिस हो, एम्फाइसीमा हो, तब आपको P2 का रोल यूज करना है। जब ट्यूबरकुलोसिस हो तब P2 का रोल यूज करना है। अन्यथा P4 एलर्जिक अस्थमा हुआ, P4 S10 P4 टॉप क्लास मेडिसिन, ये अर्ली स्टेज के हर एलर्जी को दूर करता है। और ये अगर आपने D5 या D6 में, नोट कर लीजिएगा, D5 या D6 में यदि किसी भी बच्चे को डिस्टिल वाटर बेस बना के दे दिया, चाहे वो 1 महीने का है या 10 साल का है, 1 महीने का है या 10 साल का, केवल डोजोलॉजी अंतर होगा, प्रोटोकॉल सेम होगा। आप D6 में दे दीजिए। जिनको सर्दी होती है, नाक बह रही है, गंदा बिल्कुल हरा पीला डिस्चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्रोटोकॉल को दे दीजिएगा, है ना। अगर आपको नजर आता है कि थ्रॉट का लेवल भी इन्वॉल्व हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज क्रॉस करके फेरिंजियल, ट्रैकियल, ब्रोंकियल, वुकुट कार्ड का लेवल इस्तेमाल हो गया, कोई बात नहीं। S10 C13 P3 A3 वर1, है ना, BE, इसको नेगेटिव में चले जाइए। आप ज्यादा खांसी आ रही है 5th या 10th में चले जाइए, खांसी नहीं आ रही इसी के साइमल्टेनियसली 3rd में दे दीजिए, है ना। डोज 10 ड्रॉप एवरी आवर, प्रति घंटे पे। आप देखेंगे जितना भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंफेक्शन हो, इवन टॉन्सिलाइटिस हो, है ना, इवन थ्रॉट इन्फेक्शन हो, कंजेशन हो, कफ आ रहा हो, एलर्जी हो गई, फ्रिज का पानी पी लिया, फलाना कर लिया, अभी क्या हो रहा है याद रखना दोस्तों। जो लोग अंगूर की खेती करते हैं, है ना, पूना साइड से हमारे एरिया में बहुत अंगूर आ रहे हैं, है ना, और लोग क्या करते हैं, अंगूर आया उसको वैसे ही खा लिया। आपको मालूम है ये लोग क्या करते हैं, अंगूर पे पेस्टिसाइड छींटते हैं, है ना। तो ये क्या, अंगूर लगे हुए हैं और उसमें नीचे से जाली डालकर उसमें पेस्टिसाइड को स्प्रे कर देता है, और वही स्प्रे किया हुआ अंगूर आपको प्रस्तुत कर देते हैं। आपने धोया क्या? नहीं ना। वो स्प्रे आपके थ्रोट में पूरा कंजेशन पैदा कर रहा है, और यही कारण है वर्तमान परिस्थिति में पूरे इंडिया में जो खांसी आ रही है ठीक नहीं हो रही है। आप नोट कर लीजिए इस बात को, है ना। और इसीलिए हमने इस लेवल को, यही प्रोटोकॉल को 200 डायल्यूशन में बना के दिया, इसको हमने 30 डायल्यूशन में ग्लोबल्स में दिया, इसको हमने 200 में बना के दिया, पेशेंट ठीक। हमने उसको समझाया कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो व्हाइट स्पॉट आपको, पस पॉइंट आपको बन रहे हैं थ्रोट के लेवल पर, ये किसी एलर्जिक कंडीशन से जो पेस्टिसाइड से होती है। हमने कहा आप अंगूर को धो के खाना चालू करिए, तो उसको नमक के पानी में धोकर खाना शुरू किया, है ना। नमक के पानी में धोकर खाना शुरू किया, उनकी सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो गई, है ना। उनके घर में और लोगों ने कफ को शुरू ही किया था, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हम मेडिसिन नहीं लेंगे, हम ये करके देखते हैं। उन्होंने अंगूर को नमक के पानी में अच्छे से धोकर रखा और फिर दूसरे दिन फिर सादे पानी में धोकर खाया, उनको किसी को भी कफ नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने बगैर धोया खाया उनको सारे कफ की प्रॉब्लम। तो दोस्तों हम कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि यार ये कंडीशन यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, इसका इससे लिंक है। आप लिंक नहीं ढूंढोगे ना, कोई मतलब नहीं आपकी प्रैक्टिस का। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में संपूर्ण साइंस दिया हुआ है, लेकिन हम जितने भी आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के ज्ञानियों से मिलोगे ना, वो कोई भी आपको बारीकी नहीं बताएंगे। अगर बारीकी बता देंगे तो उनके पास कौन जाएगा ना, पेशेंट कौन जाएगा। आप सीनियर को फोन लगाते हैं, यार ये सीनियर, अरे भाई सब आदमी अपना पेट के लिए काम करता है ना, वो भीड़ है उसके यहाँ, वो आपका फोन कैसे उठाएगा? मैं नहीं उठा पाता हूं तो वो क्या उठाएंगे आपका फोन, है ना। इसलिए आप ये चीज में अपना ईगो आप दूसरों पे मत ला दिए। हर आदमी अपने लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है। अपने लेवल पर आपको समय दे रहा ना, तो व्हाट्सएप पे बात कीजिए आप उससे, आप कॉल नहीं कीजिए। किसी के पास टाइम नहीं है, है ना। टाइम होगा तो जरूर वो फोन उठाएगा, नहीं होगा तो मना कर देगा। हाँ, कुछ लोग जानबूझ के नहीं उठाते, वो अलग मैटर है। लेकिन याद रखिएगा, आप किसी को तोहमत नहीं दे सकते, किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि आपकी गरज है, आप फोन लगा रहे हो, है ना। इसलिए कभी भी किसी की गरज मत पालिए अपने प्रोटोकॉल में। आप केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के फाइटर है यार दोस्तों, क्योंकि हमारे पास वो साइंस है जिसके बारे में खुद को नॉलेज नहीं है ना। इसीलिए हमारे उस साइंस को ढूंढिए। आप केवल और केवल सारी बुक को स्टडी कीजिए, उन बुक में ये देखिए कि कौन से ऑर्गन पे स्पेसिफिक मेडिसिन कौन सी, बस उस स्पेसिफिक मेडिसिन को 4-5 मेडिसिन निकल के आएगी, उस स्पेसिफिक मेडिसिन को ढूंढ लीजिए। और बाकी का जितना भी मेडिसिन आएगा, पेशेंट कंडीशन, पेशेंट बोल रहा है साहब मुझे फीवर आ रहा है ना, मुझे भूख कम लग रही, आप सीधा F1 कर दीजिए, है ना। पेशेंट बोल रहा है साहब मुझे डिस्चार्ज बहुत आ रहा है, तो आपको याद रखना है डिस्चार्ज जब भी आता है L1 का रोल होता है। आपने L1 ऐड कर दिया। आपने कहा यहाँ कंजेशन है, बहुत ज्यादा सूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर पेन हो रहा है, आपने B ऐड कर दिया, है ना। ये बहुत शानदार मेडिसिन होती है जो, अनिल सर कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है। मैं आपको किस बुक का बताऊं? नो बुक, नो एनी बुक कंप्लीटली नहीं होती। हर बुक में 10 से 15% बेस्ट है, आप पढ़ लीजिए, है ना। आप पढ़ लीजिए। मैं आपको 100 बुक्स बता सकता हूं, है ना, 100 बुक्स की बता सकता हूं। NL सिन्हा जी की मैंने 113 बुक पढ़ी है ना। मैंने ऐसी कोई बुक जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में निकली है और मैंने ना पढ़ी हो, मेरे पास सब है, मैं पढ़ता हूं। लेकिन ज्यादा वेरिएशन, क्योंकि किसी के पास साइंटिफिक अप्रोच है ही नहीं।
इधर से पढ़ा, इधर से पढ़ा, अपना प्रैक्टिकल डाला, बाकी का सब कॉपी पेस्ट। 15% एक्स्ट्रा मिलता है हर बुक में, आप देख लीजिएगा, 15 से 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी कंप्लीट साइंस इलेक्ट्रोमैथ में है ही नहीं, और वो भी साइंटिफिक वैल्यूएशन का कुछ नहीं। इसलिए आप अपने लेवल पर केवल ये मेडिसिन सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मुझे केवल इतना मालूम पड़ जाए कि इस ऑर्गन पे ये स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है, ये फंक्शनल है, ये स्ट्रक्चरल है, बाकी का तो मैं ढूंढ लूंगा। पेन हो रहा वर्बन ऐड कर दूंगा, स्टिमुलेट करना है आरई ऐड कर दूंगा, सर्कुलेशन बढ़ाना बी ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब हम इन सारी चीजों को समझते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब आप ईयर के लेवल पर आते हो, ये जो बाहरी एरिया है ना, ये बाहरी एक्सटर्नल एरिया जो है ना, इस पे सबसे बड़ा रोल है गैंग्रीनल फूड का। याद रख लेना, जो बाहरी एरिया होता है ना, A2, C5, L1, Ven1, G, ये जो होता है ना, सबसे बेस्ट रोल है। आपको अगर एक्जिमा भी हो जाए तो D6 में दे दीजिएगा, और न्यूट्रल करना तो D5 में दे दीजिएगा। बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में काम आता है, ठीक है। याद रखना, जब ईयर की स्टडी करते हो तो 3 पार्ट होता है, ये बाहर का एक्सटर्नल ईयर, बीच का मिडिल ईयर, और जो सबसे अंदर का होता है इंटरनल ईयर, है ना। याद रखना, जब मिडिल ईयर होता है तो पेशेंट सबसे ज्यादा क्या बोलता है, साहब मुझे ओटाइटिस मीडिया हो गया, ओटोरिया हो गया, है ना, मेरा कान बह रहा है ना, यही बोलता है। लेफ्ट साइड में तो S1C1, राइट साइड में तो S2C2, ठीक है। राइट साइड में S2C2 का हरी, लेफ्ट साइड में S1C1 को वाई सपोर्ट करता है। लेकिन जब मिडिल ईयर की बात आएगी, S5C5WE, है ना, S5C5WE, F1, L1, Ven1, B, G, ये सपोर्टिव मेडिसिन होती है, ये वहां पर काम करती है। लेकिन जब इंटरनल ईयर की बात होती है, जब आप डिफनेस के लेवल पर चले जाते हो, है ना, जब आप स्पेशल वहां पर न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन देखते हो, तब S5, F1, WE, C4 और Ven1 हाइपोटेंसी, S5, F1, WE लो पोटेंसी, है ना। याद रखना दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट काम करता है। कई बार कान से ब्लडिंग हो जाती है ना, बी सबसे बेस्ट मेडिसिन के रूप में काम आता है। जब आपको लगता है कि कान में बहुत ज्यादा कंजेशन की आवाज आ रही है, बहुत भारी भारी आवाज आ रही है, झुनझुन सुनसुन कई तरह की आवाज आ रही है, बी को अप्लाई करा देना, है ना, बी को अप्लाई करा देना। जब आपको डिफनेस हो रहा है, सुना ही नहीं दे रहा बिल्कुल, आरी को कान के पीछे अप्लाई करा देना, है ना। याद रखना, जब ओटोरिया हो रहा है, कुछ नहीं करना, 5 ml आरएस लो, आपका गैंग्रीनल फूड D1 में बना हुआ, ठीक है, 2-2 बूंद 4-4 बूंद डाल के जो आपको फार्मूला बना है वो बना लो, और 5 ml आरएस में वो 5 बूंद डाल दो, अच्छे से मिक्स करो, और पेशेंट को कहो कॉटन ले, कॉटन में 5 ड्रॉप डाले, और यहां कान में प्लग कर दो दोनों साइड, है ना। ये एक्सटर्नली ओटोरिया, यानी जितने में मिडिल ईयर के इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, जिसके कारण एक्सटर्नली जो ओटोरिया को कॉज कर रहा है, सबको दूर करेगा। S1C1 लेफ्ट साइड, S2C2 राइट साइड, बाकी जो मेडिसिन है सब्स्टिट्यूलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग दीजिए। लेकिन अगर बोन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो बोन से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसको पानी निकलता रह रहा है ना, बोन में सड़ लग रही है ना। याद रखना, लेबरिंथिक लीजन पर इन्फ्लामेशन होने के कारण जो वहां पर बहुत सारे फ्लूइड होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उनका बोन का जो सबसे छोटी बोन जो होती है ना, स्टेप्स, इंकस, मेलियस, ये जो वहां पर मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट का वहां पर फ्रिक्शन हो जाता है, और फ्रिक्शन होने के कारण मसल्स जो होती है वहां पर सड़ने लगती है, वहां के बोन्स, वहां पर अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, बोन गलने लगती है, वहां से लगातार पानी जो होता है, अब लेबिरिंथिक जो रीजन होता है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर रीजन होता है, इसमें फ्लूइड लगातार आता रहता है ना। इसलिए यहां से गंदा फ्लूइड आप देखो लगातार आता है। C4 Ven1 इज टॉप मोस्ट रेमेडी। C4 Ven1 हाई पोटेंसी, हम लोग 10,000 के 3 डोज देते हैं, एक इस महीने, एक अगले महीने, एक अगले महीने, मैक्सिमम सबसाइड हो जाता है। कई बार नहीं होता हाई पोटेंसी, C4 Ven1 का 1000 वीकली डोज दो, 4 डोज महीने में, 3 महीने तक दे दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़े तो फिर 200 पे आओ, फिर 30 पे आओ, इस प्रकार से रिड्यूस करो, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा यही समाप्त करते हैं। कल हमारा लास्ट लेक्चर है, कल बाकी का जो पॉइंट्स है वो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, और बचा हुआ है, और अगर टाइम मिला तो सैटरडे फिर एक क्लास लेंगे हम। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, किसको क्वेश्चन है? किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग। जी अब्दुल रऊफ सर। जी अब्दुल रऊफ साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। नहीं बगैर ठीक है, सर जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर जी, गुड आफ्टरनून। जी अब्दुल रऊफ सर बोलिए।
जी सर, वो हायर डायलेशन है ना, डेली पेशेंट को दे सकते हैं क्या नॉर्मल डिजीज में? ना ना सर, 30 पोटेंसी तक का डेली 3 बार 200 डेली एक टाइम, 1000 का वीकली, 5000 का वीकली, 10,000 का मंथली एक बार। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर। सर जी गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर जी मुझे ये पूछना था, जब एमएमटी की गोली जो बनाते हैं और शीशियों में रख यानी आरएस जब डालते हैं तो ढक्कन को उसको खुला रखना है आरएस उड़ने के लिए, या ढक्कन को क्लोज करके रखना है? अरे ढक्कन बंद रखोगे तभी तो आरएस जो उड़ेगा वो दूसरी गोलियों में जाएगा। आपने अगर ओपन रख दिया तो पूरा ही उड़ जाएगा, मतलब ही नहीं रहेगा उसका। जी जी। एक लेडीज है करीब 75 साल की। उसके सर में बड़ा भारीपन रहता है, आंखों से लगता है कि गर्मी निकल रही है। इसमें सर क्या प्रोटोकॉल रहेगा? सर मैं इतना अंतर्यामी तो नहीं हूँ, पेशेंट तो आपके सामने बैठा है। आप मुझे लॉजिक बता दो तो मेडिसिन बता दो। अगर हैवीनेस लग रहा है तो सबसे बढ़िया चीज है आप F2W को हेड पे लगाइए और अच्छा जी। केवल सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन में वाई मिलाकर 5 ड्रॉप स्मेल करा दीजिए, वो उसी में ठीक हो जाएगा। ठीक है थैंक यू सर। जी। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैंने RE 10,000 को हायर डायल्यूशन में दिया है सर, हाइपरटेंसिव पेशेंट में। हाँ। MMP ग्लोब्यूल बना के सर, वो कितने दिन तक देना सर? अभी दे रहा हूँ, मुझे रिजल्ट आया है सर, नॉर्मल हुआ है सर हाइपरटेंशन। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सर याद रखिए आरी हाँ। जब भी ग्लैंडुलर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, उसमें जब हाँ। ग्लैंडुलर डिस्टर्बेंसेस होता है तब दिया जाता है ना। हाइपोथैलेमल हाँ। पिट्यूटरी एक्सिस का डिस्टर्बेंसेस होता है तब दिया जाता है। यहाँ पर आप एक बार वाई का 1000 या 10,000 देके देखो। ठीक है, वाई एज स्पेशल प्रोटोकॉल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, एनी पार्ट, क्योंकि अगर ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो बह रहा है वो डायलिटेशन और कॉन्ट्रेक्शन के लेवल पर जो बैरो रिसेप्टर है वो जो डायग्नोस करता है वो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, इसके लिए Okay. आपको ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना है, इसलिए वाई सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है।